नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा एहसास आपके अल्फाज हमारे कार्यक्रम में। आज पेश है मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की लिखी पारिवारिक रिश्तों के तानोबानों में उलझी एक और खूबसूरत कहानी, इज्जत के लिए, लोकेश गुप्ता की आवाज में। चवन्नी लाल ने अपनी मोटरसाइकिल स्टॉल के साथ रोकी और गद्दी पर बैठे बैठे सुबह के ताजा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डाली। साइकिल रुकते ही स्टॉल पर बैठे हुए दोनों मुलाजिमों ने उसे नमस्ते कही थी, जिसका जवाब चवन्नी लाल ने अपने सर की खफीफ जुम्बिश से दिया था। सुर्खियों पर सरसरी नजर डालकर चवन्नी लाल ने एक बंधे हुए एक बंडल की तरफ हाथ बढ़ाया, जो उसे फौरन दे दिया गया। इसके बाद उसने अपनी BSA मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट किया और ये जा वो जा। मॉडर्न न्यूज एजेंसी कायम हुए पूरे 4 बरस हो चले थे। चवन्नी लाल इसका मालिक था, लेकिन इन 4 बरसों में वो एक दिन भी स्टॉल पर नहीं बैठा था। वो हर रोज सुबह अपनी मोटरसाइकिल पर आता, मुलाजिमों की नमस्ते का जवाब सर की खफीफ जुम्बिश से देता, ताज़ा अखबारों की सुर्खियां एक नज़र देखता, हाथ बढ़ाकर बंधा हुआ बंडल लेता और चला जाता। चवन्नी लाल का स्टॉल मामूली स्टॉल नहीं था। हालांकि अमृतसर में लोगों को अंग्रेजी और अमेरिकी रिसालों और पर्चों से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मॉडर्न न्यूज एजेंसी हर अच्छा अंग्रेजी और अमेरिकी रिसाला मंगवाती थी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि चवन्नी लाल मंगवाता था। हालांकि उसे पढ़ने वढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। शहर में बहुत कम आदमी जानते थे कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी खोलने से चवन्नी लाल का असल मकसद क्या था। यूं तो इससे चवन्नी लाल को खासी आमदनी हो जाती थी, इसलिए कि वो करीब करीब हर बड़े अखबार का एजेंट था। लेकिन समुंदर पार से जो अखबार और रिसाले आते बहुत ही कम थे। फिर भी हर हफ्ते विलावत की डाक से मॉडर्न न्यूज एजेंसी के नाम से कई खूबसूरत बंडल और पैकेट आते ही रहते। असल में चवन्नी लाल ये पर्चे और रिसाले बेचने के लिए नहीं, बल्कि मुफ्त बांटने के लिए मंगवाता था। चुनांचे हर रोज सुबह सवेरे वो इन्हीं पर्चों का बंडल लेने आता था, जो उसके मुलाजिमों ने बांधकर अलग छोड़े होते थे। शहर के जितने बड़े अफसर थे, सब चवन्नी लाल से वाकिफ थे। बाज की वाकफियत सिर्फ यहीं तक महदूद थी कि हर हफ्ते उनके यहां जो अंग्रेजी और अमेरिकी पर्चे आते हैं। शहर में कोई एक मॉडर्न न्यूज एजेंसी है, उसका मालिक चवन्नी लाल है, वो भेजता है और बिल कभी रवाना नहीं करता। बाज ऐसे भी थे जो उसको बहुत अच्छी तरह जानते थे। मिसाल के तौर पर उनको मालूम था कि चवन्नी लाल का घर बहुत ही खूबसूरत है तो छोटा सा, मगर बहुत ही नफीस तरीके पर सजा है। एक नौकर है रामा, बड़ा साफ सुथरा और 100% नौकर, समझदार, मामूली सा इशारा समझने वाला, जिसको सिर्फ अपने काम से गर्ज है। दूसरे क्या करते हैं क्या नहीं करते, इससे उसको दिलचस्पी नहीं। चवन्नी लाल घर पर मौजूद हो जब भी एक बात है, मौजूद न हो जब भी एक बात है। मेहमान किस गरज से आया है, यह उसको उसकी शक्ल देखते ही मालूम हो जाता है। कभी जरूरत महसूस नहीं होती कि उससे सोडा बर्फ के लिए कहा जाए या पान का ऑर्डर दिया जाए। हर चीज खुद ब खुद वक्त पर मिल जाएगी और फिर ताक झांक का कोई खंदशा नहीं। इस बात का भी कोई खटका नहीं कि बात कहीं बाहर निकल जाएगी। चवन्नी लाल और उसका नौकर रामा दोनों के होंठ दरिया के दरिया पीने पर भी खुश्क रहते थे। मकान बहुत ही छोटा था, बंबई स्टाइल का। यह चवन्नी लाल ने खुद बनवाया था।
बाप की वफात पर उसे 10,000 रुपया मिला था, जिसमें से 5,000 उसने अपनी छोटी बहन रूपा को दे दिए थे और जद्दी मकान भी और खुद अलहदा हो गया था। रूपा अपनी मां के साथ इसमें रहती थी और चवन्नी लाल अपने बंबई स्टाइल के मकान में। शुरू शुरू में मां और बहन ने बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ रहे, साथ न रहे तो कम से कम उनसे मिलता ही रहे, मगर चवन्नी लाल को इन दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसका यह मतलब नहीं कि उसे अपनी मां और बहन से नफरत थी। दरअसल इससे शुरू से ही उन दोनों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता बाप से जरूर थी कि वो थानेदार था, लेकिन जब वो रिटायर हुआ तो चवन्नी लाल को उससे भी कोई दिलचस्पी न रही। जिस वक्त उसे कॉलेज में किसी से कहना पड़ता कि उसके वालिद रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो उसे बहुत कोफ्त होती। चवन्नी लाल को अच्छी पोशीश और अच्छे खाने का बहुत शौक था। तबीयत में नफासत थी। चुनांचे वो लोग जो उसके मकान में एक दफा भी गए, उसके सलीके की तारीफ अब तक करते हैं। NWR के एक नीलाम में उसने रेल के डिब्बे की एक सीट खरीदी थी। उसको इसने अपने दिमाग में बहुत ही उम्दा दीवान में तब्दील करवा लिया था। चवन्नी लाल को यह इस कदर पसंद था कि उसे अपनी ख्वाबगाह में रखवाया हुआ था। शराब उसने कभी छुई नहीं थी, लेकिन दूसरों को पिलाने का बहुत शौक था। एरे गहरे को नहीं, खासुल खास आदमियों को, जिनकी सोसाइटी में ऊंची पोजीशन हो, जो कोई मर्तबा रखते हो। चुनांचे ऐसे लोगों की वो अक्सर दावत करता। किसी होटल या कहवा खाने में उन्हें अपने घर में, जो उसने खास अपने लिए बनवाया था। ज्यादा पीने पर अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसे किसी तरदूद की जरूरत न होती, क्योंकि चवन्नी लाल के पास ऐसी चीजें हर वक्त मौजूद रहती थीं जिनसे नशा कम हो जाता था। डर के मारे कोई घर न जाना चाहे तो अलहदा सजे सजाए 2 कमरे मौजूद थे। छोटा सा हॉल था, इसमें कभी कभी मुजरे भी होते थे। अक्सर ऐसा भी हुआ कि चवन्नी लाल के इस मकान में उसके दोस्त कई कई दिन और कई कई रातें अपनी सहेलियों समेत रहे, लेकिन उसने उनको मुतल्लक खबर न होने दी कि वो सब कुछ जानता है। अलबत्ता जब उसका कोई दोस्त उनकी इस नवाजिशों का शुक्रिया अदा करता तो चवन्नी लाल गैर मुतवक्के तौर पर बेतकल्लुफ होकर कहता, क्या कहते हो यार, मकान तुम्हारा अपना है। आम गुफ्तगू में वो अपने दोस्तों के ऊंचे मर्तबे के पेश नजर ऐसा तकल्लुफ कभी नहीं बरतता था। चवन्नी लाल का बाप लाला गिरधारी लाल एन उस वक्त रिटायर हुआ जब चवन्नी लाल 3rd डिवीजन में एंट्रेंस पास करके कॉलेज में दाखिल हुआ। पहले तो यह था कि सुबह शाम घर पे मिलने वालों का तांता बंधा रहता था। डालियों पर डालियां आ रही थी। रिश्वत का बाजार गर्म है। तनख्वाह बोनस सीधी बैंक में चली जाती थी। लेकिन रिटायर होने पर कुछ ऐसा पासा पलटा कि लाला गिरधारी लाल का नाम जैसे बड़े आदमियों के रजिस्टर से कट गया। यूं तो जमा पूंजी काफी थी, लेकिन लाला गिरधारी लाल ने बेकार मुबाश कुछ क्या कर मकानों का सट्टा खेलना शुरू कर दिया और 2 बरसों में ही आधी से ज्यादा जायदाद गंवा दी। फिर लंबी बीमारी ने आ घेरा। इन तमाम वाकयात का चवन्नी लाल पर अजीबोगरीब असर हुआ। लाला गिरधारी लाल का हाल पुतला होने के साथ चवन्नी लाल के दिल में अपना पुराना ठाठ और अपनी पुरानी साख कायम रखने की ख्वाहिश बढ़ती गई और आखिर में उसके जहन ने आहिस्ता आहिस्ता कुछ ऐसी करवट बदली कि वो बड़े आदमियों का बज़ाहिर हम जलीस था, हम प्याला वो हम निवाला था, लेकिन असल में वो उनसे बहुत दूर था।
उनके रुतबे से, उनकी जाहो मंजिलत से, अलबत्ता उसका वही रिश्ता था जो एक बुत से पुजारी का हो सकता है या एक आका से एक गुलाम का। हो सकता है कि चवन्नी लाल के वजूद के किसी गोशे में बहुत ही बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश थी जो वहीं की वहीं दब गई और यह सूरत इख्तियार कर गई जो अब उसके दिलो दिमाग में थी। लेकिन यह जरूर है कि जो कुछ भी वो करता, इसमें इंतहाई दर्जे का खुलूस था। कोई बड़ा आदमी उससे मिले न मिले, यही काफी था कि वो उसके दिए हुए अमेरिकी और अंग्रेजी पर्चे एक नजर देख लेता है। फसादत अभी शुरू नहीं हुए थे, बल्कि यूं कहना चाहिए कि तकसीम की बात भी अभी नहीं चल रही थी कि चवन्नी लाल की बहुत दिनों की मुराद पूरी होती नजर आई। एक बहुत ही बड़े अफसर थे जिससे चवन्नी लाल की जान पहचान न हो सकी थी। एक दफा उसके मकान पर शहर की सबसे खूबसूरत तवायफ का मुजरा हुआ। चंद दोस्तों के हमराह इस बड़े अफसर का शर्मीला बेटा हरबंस भी चला आया। चुनांचे जब चवन्नी लाल की इस नौजवान से दोस्ती हो गई तो उसने समझा कि एक ना एक दिन इसके बाप से भी राहो रस्म पैदा हो ही जाएगी। हरबंस, जिसने तायुश की जिंदगी में नया नया कदम रखा था, बहुत ही अल्लड़ था। चवन्नी लाल खुद तो शराब नहीं पीता था, लेकिन हरबंस का शौक पूरा करने के लिए और उसे शराब नोशी के अदब आदाब सिखाने के लिए एक दो दफा उसे भी पीनी पड़ी, लेकिन बहुत ही कलील मिकदार में। लड़के को शराब पीनी आ गई तो उसका दिल किसी और चीज को चाहा। चवन्नी लाल ने यह भी मुहैया कर दी, और कुछ इस अंदाज से कि हरबंस को झेंपने का मौका न मिले। जब कुछ दिन गुजर गए तो चवन्नी लाल को महसूस हुआ कि हरबंस ही की दोस्ती काफी है, क्योंकि इसी के जरिए से वो लोगों की सिफारिशें पूरी करा लेता था। वैसे तो शहर में चवन्नी लाल के असर और रसूख का हर शख्स कायल था, लेकिन जब से हरबंस उसके हल्काए वाकफियत में आया था, उसकी धाक और भी ज्यादा बैठ गई थी। अक्सर यही समझते थे कि चवन्नी लाल अपने असर और रसूख से जाती फायदा उठाता है, मगर यह हकीकत है कि उसने अपने लिए कभी किसी से सिफारिश नहीं की थी। उसको शौक था दूसरों के काम करने का और उन्हें अपना ममनून एहसान बनाने का, बल्कि यूं कहिए कि उनके दिलो दिमाग पर कुछ ऐसे ख्यालात तारी करने का भी कमाल है। एक मामूली सी न्यूज एजेंसी का मालिक है, लेकिन बड़े बड़े हाकिमों तक उसकी रसाई है। बाज ये समझते थे कि वो खुफिया पुलिस का आदमी है, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन चवन्नी लाल हकीकत में जो कुछ था बहुत ही कम आदमी जानते थे। एक को खुश कीजिए तो बहुत सौ को नाराज करना पड़ता है। चुनांचे चवन्नी लाल के यहां एहसानमंद थे तो वहीं दुश्मन भी थे, और इस ताक में रहते थे कि मौका मिले और उससे बदला ले। फसादात शुरू हुए तो चवन्नी लाल की मसरूफियत ज्यादा हो गई। मुसलमान और हिंदुओं दोनों के लिए उसने काम किया, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जिनका सोसाइटी में कोई दर्जा था। उसके घर की रौनक भी बढ़ गई। करीब करीब हर रोज कोई ना कोई सिलसिला रहता। स्टोर रूम जो सीढ़ियों के नीचे था, शराब और बियर की खाली बोतलों से भर गया था। हरबंस का लड़पन अब बहुत हद तक दूर हो चुका था। अब उसे चवन्नी लाल की मदद की जरूरत नहीं थी। बड़े आदमी का लड़का था। फसादात ने दस्तरख्वान बिछाकर नित नई चीजें उसके लिए चुन दी थी। चुनांचे करीब करीब हर रोज वो चवन्नी लाल के मकान में मौजूद होता। रात के 12 बजे होंगे। चवन्नी लाल अपने कमरे में रेलगाड़ी की सीट से बनाए हुए दीवान पर बैठा अपने पिस्तौल पर उंगली घुमा रहा था कि दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई।
चवन्नी लाल चौंक पड़ा और सोचने लगा, बलवाई नहीं, रामा नहीं नहीं, वो तो कई दिनों से कर्फ्यू के बाइस नहीं आ रहा था। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और हरबंस की सहमी हुई डरी हुई आवाज आई। चवन्नी लाल ने दरवाजा खोला। हरबंस का रंग हल्दी के गाभे की तरह जर्द था, होंठ तक पीले थे। चवन्नी लाल ने पूछा, क्या हुआ? वो आवाज हरबंस के सूखे हुए गले में अटक गई। चवन्नी लाल ने उसको दिलासा दिया, अब घबराइए नहीं, बताइए क्या हुआ है? हरबंस ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी। वो लहू बंद ही नहीं होता। चवन्नी लाल समझा था कि शायद लड़की मर गई है। चुनांचे ये सुनकर उसे नाउम्मीदी सी हुई, क्योंकि वो लाश को ठिकाने लगाने की पूरी स्कीम अपने होशियार दिमाग में तैयार कर चुका था। ऐसे मौके पर जब उसके घर में उसके मेहमान किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाएं, चवन्नी लाल का दिमाग गैर मामूली तौर पर मुस्तैद हो जाता था। मुस्कुराकर उसने हरबंस की तरफ देखा, जो कि लरज रहा था। मैं सब ठीक किए देता हूं, आप घबराइए नहीं। ये कहकर उसने इस कमरे का रुख किया जिसमें हरबंस तकरीबन 7 बजे से एक लड़की के साथ जाने क्या करता रहा था। चवन्नी लाल ने एकदम बहुत सी बातें सोची। डॉक्टर नहीं, बात बाहर निकल जाएगी। एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का सवाल है। और ये सोचते हुए उसे अजीबोगरीब किस्म की मुसर्रत महसूस हुई कि वो एक बहुत बड़े आदमी के नंगो नामूस का मुहाफिज है। रामा कर्फ्यू के बाइस वो कई दिनों से नहीं आ रहा था। बर्फ, हाँ बर्फ ठीक है, रेफ्रिजरेटर मौजूद था। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी चवन्नी लाल को यह थी कि वो लड़कियों और औरतों के ऐसे मामलों से बिल्कुल बेखबर था। लेकिन उसने सोचा, कुछ भी हो जाए, कोई ना कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। चवन्नी लाल ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सागवान के स्प्रिंगों वाले पलंग पर एक लड़की लेटी हुई थी और सफेद चादर खून से लुथड़ी हुई थी। चवन्नी लाल को बहुत घिन आई, लेकिन वो आगे बढ़ा। लड़की ने करवट बदली और एक चीख उसके मुंह से निकली, भैया। चवन्नी लाल ने भींची हुई आवाज में कहा, रूपा। और उसके दिमाग में ऊपर तले सैकड़ों बातों का अंबार सा लग गया। इनमें सबसे जरूरी बात यह थी कि हरबंस को पता ना चले कि रूपा उसकी बहन है। चुनांचे उसने मुंह पर उंगली रखकर रूपा को खामोश रहने का इशारा किया और बाहर निकलकर मामले पर गौर करने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। दहलीज में हरबंस खड़ा था। उसका रंग अब पहले से भी जर्द था। होंठ बिल्कुल बेजान हो गए थे। आंखों में वहशत थी। चवन्नी लाल को दो बद्दू देखकर वो पीछे हट गया। चवन्नी लाल ने दरवाजा भीड़ दिया। हरबंस की टांगे कांपने लगी। चवन्नी लाल खामोश था। उसके चेहरे का कोई खत बिगड़ा हुआ नहीं था। असल में वो सारे मामले पर गौर कर रहा था। इस कदर लामक से गौर कर रहा था कि वो हरबंस की मौजूदगी से भी गाफिल था। मगर हरबंस को चवन्नी लाल की गैर मामूली खामोशी में अपनी मौत दिखाई दे रही थी। चवन्नी लाल अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो हरबंस जोर से चीखा और दौड़कर उसमें दाखिल हुआ। बहुत ही जोर से कांपते हुए हाथों से रेलगाड़ी की सीट वाले दीवान पर से पिस्तौल उठाए और बाहर निकलकर चवन्नी लाल की तरफ तान दिया।
चवन्नी लाल फिर भी कुछ न बोला। वो अभी तक मामला सुलझाने में मुस्तगरक था। सवाल एक बहुत बड़े आदमी की इज्जत का था। पिस्तौल हरबंस के हाथ में कपकपाने लगा। वो चाहता था कि जल्द फैसला हो जाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन साफ करना चाहता था। दोनों, चवन्नी लाल और हरबंस, कुछ देर खामोश रहे, लेकिन हरबंस ज्यादा देर तक चुप न रह सका। उसके दिलो दिमाग में बड़ी हलचल मची हुई थी। चुनांचे एकदम उसने बोलना शुरू किया। मुझे कुछ मालूम नहीं। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये तुम्हारी बहन है। ये सारी शरारत उस मुसलमान की है, उस मुसलमान सब इंस्पेक्टर की। क्या नाम है उसका? क्या नाम है? मोहम्मद तुफैल। हाँ, मोहम्मद तुफैल। नहीं, बशीर अहमद। नहीं, मोहम्मद तुफैल। हाँ, वो मोहम्मद तुफैल जिसकी तरक्की तुमने रुकवाई थी। उसने मुझे ये लड़की लाकर दी और कहा मुसलमान है। मुझे मालूम होता तुम्हारी बहन है तो क्या मैं उसे यहां लेकर आता? तो तुम बोलते क्यों नहीं? तुम बोलते क्यों नहीं? और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम बोलते क्यों नहीं? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो? तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूं मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था। मुझे कुछ मालूम नहीं था। चवन्नी लाल ने हौले से कहा। घबराइए नहीं, आपके पिताजी की इज्जत का सवाल है। लेकिन हरबंस चीख चिल्ला रहा था। उसने कुछ ना सुना और कांपते हुए हाथों से पिस्तौल दाग दिया। तीसरे रोज कर्फ्यू हटने पर चवन्नी लाल के 2 नौकरों ने मॉडर्न न्यूज एजेंसी का स्टॉल खोला। ताजा अखबार अपनी अपनी जगह पर रखे। चवन्नी लाल के लिए अखबारों और रिसालों का एक बंडल बांधकर अलग रख दिया, मगर वो ना आया। कई राह चलते आदमियों ने ताजा अखबारों की सुर्खियों पर नजर डालते हुए मालूम किया कि मॉडर्न न्यूज एजेंसी के मालिक चवन्नी लाल ने अपनी सगी बहन के साथ मुंह काला किया और बाद में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोस्तों, ये थी मशहूर लेखक सादत हसन मंटो की लिखी एक और खूबसूरत कहानी, इज्जत के लिए। आपको ये कहानी और प्रस्तुति का हमारा अंदाज कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। एहसास आपके अल्फाज हमारे प्रोग्राम में अलग अलग किस्म के बेहतरीन प्रोग्राम देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से हमारा मार्गदर्शन जरूर करें। शुक्रिया।